भारतीय नौसेना का तो ये ध्येय है कि जब 2047 में देश पूरा विकसित होगा, भारतीय नौसेना पूरी आत्मनिर्भर होगी। अरे वाह। छत्रपति शिवाजी महाराज तो ऐसे राजा थे, उनका जो नेतृत्व तो है वो सही में एकदम सराहनीय है। सबसे पहले राजा थे जिन्होंने समुद्री तट सुरक्षा से और समुद्री व्यापार को संरक्षण देने के लिए एक नौदल का निर्माण किया। मिकावा जिसको कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, वो गुरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने ज़मीन पे तो इस्तेमाल किए थे, लेकिन समुद्र पे भी उसका इस्तेमाल हुआ। और 2021 में जब वाइस चीफ बना तो वो लगभग कंप्लीट हुआ था, और 2022 में इसकी कमीशनिंग हुई। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो 76% इंडिजिनसली मेड है, और उसमें 18 राज्यों से और यूनियन टेरिटरीज से जो उसमें जो आइटम्स हैं वो बनाए गए हैं देश के जी। और इस समय पे भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जो इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड है। जी, की जो यात्रा है वो NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी से शुरू हुई। तो NDA में आपकी कौन सी ऐसी यादें रही हैं जो आप हमारे दर्शकों से बताना चाहेंगे? उधर की जो दिनचर्या सुबह 5:30 से शुरू होती है और 10 बजे ख़त्म होती है, तो उसमें 1 मिनट सोचने के लिए वक्त नहीं होता। उस जहाज़ का वज़न होता है 12 टन, और वो एक क्रेन से हमें उठाना था, और क्रेन जहाज़ के ऊपर थी, और उस क्रेन से अगर नीचे जाएगा तो पहले तो उसकी हाइट थी लगभग 20 मीटर और वो 70 मीटर नीचे। तो 90 या 100 मीटर नीचे से चीज़ उठानी है, तो उसका जो फलक्रम होता है, जहाज़ भी टॉपल हो सकता है। जय हिंद। सिंसियर टॉक्स के सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का मैं उन्नति तिवारी हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। To all the viewers, I'm very glad to announce that this is going to be our 6th podcast, which is second one in our defense segment. Today, in this podcast, we proudly welcome our esteemed guest, Vice Admiral Satish Kumar Namdev Kormade sir. Sir, we welcome you. Sir, इसी के साथ साथ हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद मुझे इधर आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर, इससे पहले कि हम आगे बातचीत को बढ़ाएं, मैं हमारे दर्शकों को आपके बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूंगी। सर इज अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी हु हैज बीन अवॉर्डेड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल. Sir has served as the 36th Vice Chief of the Naval Staff. Along with this, previously he has served as the Deputy Chief of Integrated Defense Staff Operation and Training, Controller of Personnel Services at Naval Headquarters, and the Chief of Staff of the Eastern Naval Command. Sir, as a matter of tradition, what we, the Sincere Talks, usually do is we don't directly move towards the profession or the expertise of our guests. Rather, we first cover their childhood memories, their upbringing, all that. So, as a matter of our tradition, हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, आपकी स्कूलिंग कैसी रही, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी थी? धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में सर्विस करते थे और माताजी तो होम मेकर थी जी। तो एयरफोर्स में होने के कारण उनकी काफ़ी तबादले हुए करते थे। तो मेरा जन्म तो अम्बाला में हुआ जी, और फिर उधर से हम आगरा में थे, और पहला हमारा जो शिक्षण हुआ है केंद्रीय विद्यालय में हुआ जी, पहली से चौथी तक, और चौथी के बाद एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में हम उत्तीर्ण होके जो अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, उस समय में उनको मिलिट्री स्कूल कहा जाता था, उसमें मैं भर्ती हो गया था। तो 5वीं कक्षा से मैं बेंगलोर मिलिट्री स्कूल में, जो इसको अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहते हैं, उधर मेरा शिक्षण 11वीं तक हुआ, NDA को ज्वाइन करने से पहले। तो मैं तो ये अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मेरे पिताजी ने ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में दाखिल करवाया। क्योंकि ये मैं क्यों गया उस स्कूल में, क्योंकि मेरे भाई, जो बड़ा भाई था,
वो 2 साल पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भर्ती हुआ था, तो उसके कारण ये भी अच्छा हुआ कि मुझे भी लगा कि मुझे जाना चाहिए। जी वैसे मैं चौथी कक्षा में केंद्रीय विद्यालय में पहले नंबर आया था, फिर ये जो परीक्षा में पास हुआ। जी और सबसे महत्वपूर्ण बात तो स्कूल में हमें ये सीखने को मिली, क्योंकि हमारा स्कूल का जो मोटो था वो था शीलम परम भूषणम, कैरेक्टर इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू। और वो हमें फॉर्मेटिव ईयर्स में बहुत अच्छी तरह से पता चला। हमारा स्कूल बोर्डिंग स्कूल था, जिसमें सिर्फ 300 विद्यार्थी थे और लगभग 85 एकड़ ज़मीन बेंगलोर में, वो भी हार्ट ऑफ सिटी में थे, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी। और हमारे जो अध्यापक भी बहुत अच्छे थे जो उस समय, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई। और जो मौलिक गुण होते हैं जी वह सही में हमें सीखने को मिले। और साथ में जो हमारे स्कूल में जो थे छात्र, पूरे देश से आते थे, पर लगभग हमारी क्लास में कक्षा में 35-40 विद्यार्थी थे, और वो सभी उस समय के जो 22 राज्यों में से थे। जी तो इसी तरह हमें पूरी भारत की विविधता का पूरी जानकारी मिली। मिनी इंडिया। हाँ जी, मिनी इंडिया। और सही तरीके से हम भारतवर्ष को जान सके उस समय। सर कुछ ऐसी यादें स्कूल से रिलेटेड आपके, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो चाहे वो आपका बैंगलोर का स्कूल हो, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हाँ, सबसे पहले तो 5वीं कक्षा में जब मैं मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में गया, तो उस समय मुझे याद है कि मेरा अपनी कक्षा में कद में मैं सबसे छोटा था। जी तो जब हमें जुलाई में हमने ज्वाइन किया था, और फिर 15 अगस्त जब हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन मुझे, क्योंकि मैं कद में सबसे छोटा था, तो मुझे ये मौका दिया गया कि अपने भारत के राष्ट्रध्वज का ध्वजारोहण करने के लिए। तो ये जो मौका मिला, सही में कहा जाए तो यही ऐसा मौका था कि बहुत अच्छा लगा। और उसी के कारण उस समय स्कूल में तो बहुत अच्छा सीखने को मिलता था, क्योंकि हमारे यहाँ सभी तरह के खेल थे। बॉक्सिंग भी हमें सिखाई गई जी और क्योंकि मेरा वेट भी कम था तो हम सबसे कम वेट में, मॉस्किटो वेट में थे, और उसमें और भी मौका मिलता था कार्य करने को। और तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मेटिव ईयर्स में हम साथ में रहते थे, तो जो भी छात्र थे सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। और ऐसे रिलेशनशिप्स बन गए हैं जो अभी भी हम उनको मिलते हैं तो जब भाई भाई की तरह मिलते हैं। जी बिल्कुल। और बहुत ही अच्छे तो और हमें उस स्कूल में ये था कि सबसे पहले कि अगर सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना, तो हमारी तैयारी उसी तरह थी। अनुशासन भी होता था और खेल कूद में अच्छे थे, पढ़ाई भी करने के बहुत अच्छा मौका मिलता था जी और इस तरह से जो हमारी जो दिनचर्या इतनी अच्छी थी कि सुबह से उठ के कार्य शुरू हो जाते थे। और उस समय अभी हम कहा जाए तो अभी का बेंगलोर और उस समय का बेंगलोर बहुत ही अंतर है जी क्योंकि अभी इतनी ट्रैफिक है उधर। उस समय तो हम सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाया करते थे क्योंकि क्रॉस कंट्री की तैयारी करते थे जी और तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं स्कूल में। जी सर, आपके जो बैचमेट्स रहे हैं वो भी आपके जैसे ही ऐसे आर्म फोर्सेस में पोस्टेड है? मैं कहूँगा अब लगभग 10 से 12% आर्म फोर्सेस में हैं, नहीं तो बाकी विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने भी बहुत अच्छा किया जी लेकिन सही में तो हमें मौका मिला जाने का। ये तो था कि सभी अपीयर करते थे लेकिन कुछ एनडीए में गए और कुछ दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में जी उन्होंने अपना नाम अच्छा रोशन किया। सर, आपने बताया कि आपके पिताजी एयरफोर्स में थे। हाँ जी। तो पहला सवाल आप समझ ही गए होंगे क्या होगा मेरे दिमाग में, कि आपके पिताजी एयरफोर्स में और आप नेवल सर्विसेज में, तो ये डिफरेंस क्यों? ये तो मुझे सही में एयरफोर्स के बारे में तो कुछ पता था जी पर नेवी के बारे में कुछ पता नहीं था।
लेकिन जब मैंने एनडीए में के लिए की परीक्षा के लिए हम फॉर्म भरते हैं तो उस समय ये हमें चॉइस देना पड़ता है। जी। तो उस समय मैं ये तो कहूँगा कि कुछ भगवान ने मुझे ये सिक्स सेंस दी उस समय कि सोच के कि कौन सा पहला चॉइस देना था। ये मुझे लग रहा था कि नौसेना के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था और ज़्यादातर तो यही था कि मुझे जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हाँ, उन्होंने उनके बारे में जो इतिहास में पढ़ा था कि यही पता था कि उन्होंने भारतीय सबसे पहले एक नौदल का निर्माण किया था, क्योंकि तट की सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा और व्यापार की सुरक्षा के लिए उससे पहले भी हमारे चोला राज्य और बड़े तरह तरह के मैरीटाइम ट्रेड, ये तो समुद्री व्यापार तो था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि किसी तरह उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, व्यापार की सुरक्षा। और यह उस समय किया था 17वीं सदी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज़ भी आए थे इधर, और वो पहले पोर्चुगीज़ आए थे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने हमारे तट की सुरक्षा। और तो उसमें यही था कि भारतीय नौसेना या नौसेना में जाना शायद अच्छा रहेगा और पूरे इसके लिए, तो मैंने ऑप्ट किया। और अभी तो ऐसे लगता है कि बहुत ही अच्छा मैंने निर्णय लिया उस समय। बेशक, बिल्कुल सर। इस ये प्रेफरेंस सिलेक्शन की चर्चा आपने अपने पिताजी से भी की होगी? हाँ जी। तो उन्होंने फिर कुछ बोला नहीं आपको कि आप इसमें? उन्होंने तो मुझे पूरा अपना ये दिया, समर्थन दिया, ये दिया, और उन्होंने कहा कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो। सर, आर्म्ड फोर्सेस में मैं कहूँगी कि आपकी जो यात्रा है वो एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी से शुरू हुई होगी। तो एनडीए में आपकी कौन सी ऐसी यादें रही हैं जो आप हमारे दर्शकों से बताना चाहेंगे? आपने वहाँ से क्या सीखा और आप जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, आप उनको क्या सिखाना चाहेंगे? राष्ट्रीय रक्षा प्रबोधिनी जो है, ये हमारी एक बहुत ही अच्छी एकेडमी है, जिसमें तीनों सेनाओं की, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जी का प्रशिक्षण किया जाता है। तो ये मैं 1980 में 11वीं के बाद उधर मैंने भर्ती की ली इसमें। और उसमें सबसे पहले तो हमारा जो उधर का भी ध्येय है, ये है कि सेवा परमो धर्मा, सर्विस बिफोर सेल्फ जी। और यह हमें उधर बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जहाँ सिखाई जाती है कि समय की पाबंदी, अनुशासन, और किस तरह अपना समय का प्रबंधन किया जाए, टाइम मैनेजमेंट जो जिस तरह उधर किया जाता है, क्योंकि उधर की जो दिनचर्या सुबह 5:30 से शुरू होती है और 10 बजे ख़त्म होती है, तो उसमें 1 मिनट सोचने के लिए वक्त नहीं होता। और उसमें हम एक डिग्री कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, बैचलर ऑफ साइंस, और साथ में ड्रिल, पीटी, स्पोर्ट्स, सर्विस सब्जेक्ट्स और तरह तरह के। तो दिनचर्या में इतना होता है कि हमारे को पहले तो एकेडमिक परफॉर्मेंस, अपनी खुद की का स्वास्थ्य, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ पे बहुत जोर मिलता है। तो उधर के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें सबसे बड़ा ध्यान दिया जाता है टीम वर्क पे, कि किस तरह हम अपने टीम में साथ में रह के सबको मिल के लेके चलें। तो हमारे ऐसे एक्सपीरियंस था कि एक बार हम दूसरे टर्म में, सेकेंड टर्म में और छठे टर्म में कैंप्स होते हैं, और उस कैंप्स में 4 दिन के लिए होते हैं, जब हम जंगल में जाके रहते हैं, खुद के टेंट लगाते हैं, और उसमें फिर तरह तरह की कॉम्पिटिशन्स भी होती है जी। तो एक में हमारे जो चौथे टर्म में थे हम, तो लगभग जो प्लान था कि 20 किलोमीटर का जो मार्च होता है जी, लगभग 20 किलोमीटर का होता है, और वो सुबह से शुरू होता है और दोपहर तक ख़त्म हो जाता है। तो जब किसी ने प्लान किया था, तो वो 20 किलोमीटर की जगह 20 मील से ज़्यादा हो गया था। तो और ज़्यादा चढ़ के वो लगभग
38 किलोमीटर हो गया था। तो सुबह से शुरू किया हमने और रात भर तक चला, शाम को करते करते वो ख़त्म हुआ। जी। पर लेकिन बहुत ज़रूरी ये था कि साथ मिलके पूरी टीम को साथ में लेना है। जो हमारी जो पूरी मैं हंटर स्क्वाड्रन में था उस समय, तो हंटर स्क्वाड्रन के जो भी हमारे बैचमेट्स थे सबको साथ में, अगर किसी को कोई चोट लग गई उसको भी उठा के लेके जाना है, उसका सारा सामान लेके जाना है, कुछ भी किसी को साथी को कभी नहीं छोड़ना है और समय भी नहीं छोड़ना। तो ये बहुत तरीके की चुनौतियाँ मिली उधर करने को और बहुत ही अच्छे अच्छे मौके मिले सीखने को और हर एक समय उस चुनौती को किस तरह पार करना है। घुड़सवारी सीखने को मिली क्रॉस कंट्री में, तरह तरह के गेम्स, मिलिट्री हिस्ट्री सब्जेक्ट्स सभी तरह के, और साइंस में भी, क्योंकि मैं नेवी में था तो हमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रखना बहुत ज़रूरी था और साथ में मिलिट्री हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ भी सिखाया जाता था। सर, हमने ऐसा सुना है कि जो एनडीए में आपके जो ऑफिसर्स आपको ट्रेनिंग देते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं और साथ ही साथ जो आपके सीनियर्स रहते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ वाक़या जो आप हमसे शेयर करना चाहें? सही में वो स्ट्रिक्ट तो रहते हैं, क्योंकि हमें जो लगभग 10-12 लाख विद्यार्थी एनडीए परीक्षा के लिए अपियर करते हैं और उसमें से फाइनली सिर्फ 330 सिलेक्ट होते हैं। तो जब ये आते हैं सभी तरह के विभिन्न बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको मिलके एक टीम में लाना, तो अनुशासन और अनुशासन का पालन करना, उसके लिए स्ट्रिक्टनेस की तो बहुत ज़रूरत होती है जी। तो साथ में इसीलिए सिखाया जाता है कि ये जो स्ट्रिक्ट होते हैं उनका मतलब ये, उनका ध्येय यही रहता है कि ज़रूर जो भी कैडेट्स हैं वो सही तरीके सीखे, और सही तरीके मीन्स टू डू द राइट थिंग द राइट वे जी। एंड एट टाइम्स सिलेक्ट द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है। तो उस समय तो कभी कभी लगता था कि कोई इंस्ट्रक्टर स्ट्रिक्ट है या सीनियर स्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी हम जब देखते हैं 30-40 वर्ष बाद या 1-2 साल छोड़ने के बाद ही, तो पता चला था कि जो स्ट्रिक्ट थे वही सही थे। जी। तो ये तो हमेशा स्कूल में भी लगता था जब स्ट्रिक्ट टीचर रहते थे, हाँ उसमें तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो हमारे अच्छाई के लिए वो सही सिखाते थे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आई थिंक स्ट्रिक्ट होना, और सही तरह से स्ट्रिक्ट, एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस भी सही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। सर, इस ट्रेडिशन को आज भी फॉलो किया जाता है? मतलब जितनी स्ट्रिक्टनेस तब थी आज भी है? हाँ जी, स्ट्रिक्टनेस है। अभी क्या हो गया है कि जनरेशन्स में चेंज है और वातावरण में भी बहुत बदल है। बदल क्यों है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है और टेक्नोलॉजी, जो नई जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी सावी है। हमारे समय पे मोबाइल नहीं थे, ये सब नहीं थे, तो वो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो अभी आई थिंक मैं तो ये कहूँगा कि ये जो नई पीढ़ी है उनके लिए तो और ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी से दूर रखना है और प्रशिक्षण देना है। तो इस समय रहना ज़रूरी है, पर लेकिन सभी में इंस्ट्रक्टर्स में भी थोड़ा बदलाव तो आता है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए। पर स्ट्रिक्टनेस होना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें अनुशासन चाहिए तो उसी तरह से आएगा। बिल्कुल सर, एनडीए से कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी जो आपने पर्टिकुलरली आपके कैरेक्टर में, आपके पर्सनालिटी में आई, जिसने आपको आपके सर्विसेज में हेल्प किया? मुझे तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। 4 क्वालिटीज़ जो मैंने सर्विस में सीखी और जो एनडीए में मुझे ज़रूरी सीखने को मिली, वो थी कि ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी और टीम वर्क। तो ये 4 क्वालिटीज़ या ये 4 गुण मुझे बहुत जल्दी उधर पता चले कि ये ज़रूरी है। कभी कभी उधर तो ये भी था कि किसी ने इसने गलती की तो उसके लिए पनिशमेंट मिलती थी, तो वो देख के भी हमें पता चल जाता था कि ये जो सही नहीं है वो
बिल्कुल नहीं नहीं करना है। करना चाहिए। और ये मैंने जब पूरे अपने लगभग 40 साल की सर्विस में देखा कि ये बहुत ही 4 महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ हैं। ये किसी के पास हो तो वो कोई भी कार्य कर सकता है, अपनी टीम में हो। सर अगला सवाल जो है, आप जब इंडियन नेवल फोर्सेस में आप एज कमीशन रैंक ऑफिसर आप जब आए, तो उसमें आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ये इसे हम थोड़ा सा डिटेल्ड वे में जानेंगे। आपने कौन कौन से मिशंस को आपने लीड किया, कहाँ कहाँ पर आपने कैसी भूमिका निभाई, कौन कौन से चैलेंजेस थे, इसके बारे में बताइए। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत से सारे चैलेंजेस और चुनौतियाँ मिली, क्योंकि 39.5 ईयर्स को इतने समय में नहीं कवर कर सकते। पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कुछ हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब मैं मिडशिपमैन ही था तो सिंधुदुर्ग में था। जी तो वहाँ तो मुझे अपने कमांडिंग ऑफिसर से सीखने को मिला कि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर लाइज इन नॉट डिमांडिंग स्पेशल सर्कमस्टांसेस बट इन मास्टरिंग दोज दैट आर गिवन टू यू। तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे जब हम गए तो मैं सब लेफ्टिनेंट कोर्सेज किए और लेफ्टिनेंट एक INS LAP में मैं लेफ्टिनेंट नेविगेटिंग ऑफिसर का काम कर रहा था। जी तो हमारे जहाज़ को बताया गया कि समुद्री सुरक्षा के लिए अगस्त का महीना था, और अगस्त के महीने में आपको पता है कि मूसलाधार वर्षा होती है, मॉनसून्स पूरे जोर में होता है, और अरबी समुद्र में थे हम मुंबई में। तो हमें भेजा गया कि राष्ट्रपति आए थे मुंबई में, तो हमें उनको समुद्री सुरक्षा देनी थी। और हमारा जहाज़ तो छोटा सा था, और उसमें हमारे साथ पुलिस के कर्मचारी भी आए थे, क्योंकि उनको भी जो मेरीन पुलिस की तरह से देना चाहा। तो हम जब समुद्र में गए तो उनकी लहरें तो काफ़ी तेज़ थी, और ये जहाज़ छोटा सा था, तो लहरों के कारण जहाज़ बहुत ज़्यादा हिल रहा था। जी तो उनमें देखा कि काफ़ी देर बाद हम तो उसमें हमें तो सीखने को मिला, और काबिलियत भी बढ़ी कि इस तरह की जो कंडीशंस हैं उसमें भी हम रह सकते हैं। और हमने देखा जो पुलिस थे कुछ देर बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, तो हमने जाके देखा तो उनको कि दोनों पूरे चित पड़े थे, क्योंकि वो सीसिक हो चुके थे और उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। तो हमने उनको उठाया और पूछा तो क्या कहता कि नहीं इतना बहुत ही कठिन काम है समुद्र में आना। तो मैंने कहा आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से इस तरह की स्थिति में भी हमें समुद्र की रक्षा से अपने देश की रक्षा करनी है। उसी तरह जब मैं स्पेशलाइजेशन करके INS त्रिशूल में गया, वो विशाखापट्टनम में था, बंगाल की खाड़ी में। तो जैसे ही उधर रिपोर्ट किया, 3-4 दिन बाद एक बहुत ही बड़ा चक्रवाक बंगाल की खाड़ी में आया। और आप तो जानते ही होंगे कि ये चक्रवाक बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते हैं, और जब वो जैसे साइक्लोन आता है तो उसमें एक जहाज़ हमारा फंस गया था जी, जबकि हमारा प्रशिक्षण होता है कि किस तरह हम उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन वो जहाज़ लगभग 48 घंटों से उस चक्रवाक में फंसा हुआ था, और वो चक्रवाक जब गोल गोल घूमता है तो जहाज़ को भी पूरा गोल घुमा दिया था, और उसके जो सेंसर्स, रडार्स और ये थे सब उड़ गए थे। तो उनका कम्युनिकेशन भी नहीं था जहाज़ से, और हमें पता नहीं था कि कहाँ है वो जहाज़। तो उस स्थिति में हमारे जहाज़ जो त्रिशूल था, एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट था, उसको कहा जाए कि आप जाके उनको खोजो। और समुद्र में कुछ को खोजना है कुछ आसान नहीं है। तो उसमें हम निकले तो जो सी स्टेट्स होती हैं 0 से 9 तक, जिसमें उनकी जो लहरें की जो हाइट होती है उसके मुताबिक 0 मीन्स पूरा काम, जैसे एक तालाब की तरह जिसमें कुछ हिल भी नहीं रहा। फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से वो बढ़ती जाती है, लेवल्स होते हैं सी स्टेट। जी सर। तो जब हम बाहर निकले तो समुद्र में निकले तो वो 7 और 8 के बीच में था। तो उसमें हमारा जहाज़ था जो एक फ्रिगेट है
काफ़ी बड़ा जहाज़ आता है, लेकिन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, और वो जहाज़ था उस समय 29 साल पुराना। फिर भी उसमें हम निकले और उधर गए तो वो पूरी जो लहरें आ रही थी, वो पूरे जो मास्ट होता है, जो लगभग 100 फीट ऊपर की उसकी ऊंचाई होती है, उसके ऊपर से वो लहरें जा रही थी जी। कि लहरों की इतनी ये थी, और उसमें से निकल रहे। तो उस समय मुझे ये लगा, मैं नेविगेटिंग ऑफिसर था, नौसंचालन कर रहा था उस जहाज़ का, तो एक तो जिम्मेवारी होती है, तो उसमें भी तो लगता है ज़्यादा शक्ति मिलती है अपने, तो उस जिम्मेवारी उसमें मैं बिल्कुल सीसिक नहीं हुआ मीन्स, और जहाज़ में लगभग 90 से 95% सीसिक थे। तो उसमें हम उस जहाज़ का नौचालन करके उस जहाज़ को ढूंढ निकाला हमने और उनको लेके आए। तो वो जब हम मिले, उनको तो इतनी खुशी हुई, क्योंकि उन्हें तो ये नहीं था कि कुछ बच भी जाएंगे जी बिल्कुल। इस तरह। तो एक ये ऐसा था। उसके बाद एक और हमारा एक्सपीरियंस रहा था कि जब उसी जहाज़ में, त्रिशूल में, हम अंडमान से विशाखापट्टनम आ रहे थे, और फिर एक और इसी तरह का ये जो वेदर था, जो मौसम बहुत ख़राब हो गया था, पर इतना ख़राब नहीं था कि चक्रवात था। तो एक जहाज़ था हमारा, एक अंडमान, उसके साथ हम आ रहे थे और एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन उस जहाज़ में कुछ तकनीकी खराबियाँ आ चुकी थी, स्टीयरिंग गियर में ख़राब हुआ, तो वो रुक गया था। तो हम उनके साथ रुके थे उनको सहायता देने के लिए। जब सहायता दे रहे थे बहुत की, तो वो कोशिश कर रहे थे अपने तकनीकी से उसको ठीक करने के लिए, लेकिन उनके फिर इंजन्स भी फेल हो गए। जब इंजन फेल हो गए तो हमको उस ख़राब मौसम में उस जहाज़ को हमने टो में लिया। टो में लेना यानी कि रस्सी फेंकना, और जब हम रस्सी के लिए गन लाइन फेंकते हैं, एक गन से फेंकते हैं, जिससे कि वो हवा का जो जोर होता है उससे भी जाए, उसको काटते पर लेकिन वो भी इतनी तेज़ हवा थी कि वो सही नहीं जा रही थी जी। उसके बावजूद हमारा जहाज़ उसके पास साथ में गया और उनको टो में लिया, और टो में हम लेके आ रहे थे, लेकिन मौसम और वो सी स्टेट इतना ख़राब था, 4 और 5 के बीच में था, जो मैंने बताया था। तो हमारी स्पीड लगभग सिर्फ 2 मील प्रति घंटा थी, और हमें 150 मील दूर जाना था जी। तो बहुत समय लग रहा था, और बाद में वो टो रोप भी पार्ट हो गई, इतने उसका स्ट्रेस हुआ, और कुछ तकनीकी खराबी होने के बाद वो जहाज़ हमारे 48 घंटे उस जहाज़ के वो अपने ब्रिज में रह के वो उनका ये नियंत्रण कर रहे थे हम जी। लेकिन वो जहाज़ हमारे सामने डूब गया, और उसमें से जैसे टाइटैनिक हुआ था, उसके सारे 132 से ज़्यादा लोग पानी में गए, और उनको फिर हमने बचाया और सबको उठाया। उनमें से ऑफकोर्स कुछ तो लॉस हो गया, लेकिन ये वाला एक जो अनुभव था, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला उससे, फिर कि क्या सही करना चाहिए, और वो सब सीख के नौसेना ने भी बहुत से अच्छे उनके लेसन्स सीखे और उनको लाए। और एक और ऐसा अनुभव था जब मैं उसके बाद INS विराट में था, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जी। अभी हमारे पास विक्रमादित्य और विक्रांत है, तो उसमें मैं दिग्दर्शन अधिकारी था नौसेना। तो दिग्दर्शन अधिकारी क्या करता है, डायरेक्शन ऑफिसर, उनका काम ये होता है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं हमारे लड़ाकू जहाज, उनका नियंत्रण करना और दिग्दर्शन करना। क्योंकि अभी अगर हम ज़मीन पे या जहाज जब उड़ते हैं तो उनके नीचे रेफरेंस होता है कि नहीं नदी या ब्रिज या प्लेन या डेजर्ट कुछ है, और जब पूरी ऊंचाई पे जाते हैं तब तो कुछ दिखता नहीं है उन्हें, तो उस पर वो सिर्फ रडार कंट्रोल पे या फाइटर कंट्रोलर उनको करते हैं। तो एयरफोर्स में फाइटर कंट्रोलर होते हैं, उनकी जो इसमें इस तरह नेवी में डायरेक्शन ऑफिसर होते हैं। तो जहाज और समुद्र में जब ये जो लड़ाकू जहाज उड़ते हैं तो उनका रेफरेंस क्या होता है, नीचे पानी है और ऊपर आकाश है,
और बीच में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। तो और पानी भी समतल होता है और आकाश भी एक तरह का दिखाई देता है, तो उसमें उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, तो उनका पूरा का पूरा नियंत्रण हमें करना पड़ता है। जी। तो वो उड़ते हैं और उनकी जो रडार है उसकी जो सीमाएं हैं उसमें ही देख सकते हैं, लेकिन ये है। तो हमारे पास सी हैरियर के जहाज़ थे और हम जब उस समय ये जुलाई का महीना था, फिर से मानसून्स आते मानसून हैं, सीजन, बारिश। तो पर क्या होता है कि अरबी समुद्र में मानसून ज़्यादा प्रभावित करता है और बंगाल की खाड़ी में जो मौसम होता है, जो ये समुद्र होता है वो थोड़ा समतल रहता है, जितना सी स्टेट अच्छा रहता है, तो हम उधर जाके ऑपरेट करते थे। और समुद्र में जब उड़ रहे हैं तो ये जो जहाज़ उड़ते हैं उनका कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका लॉस हो गया तो फिर उनका कोई डायरेक्शन नहीं हो तो उनको डिच करना पड़ जाता है। डिच मीन्स पानी में चले जाएंगे और लॉस ऑफ एयरक्राफ्ट और दी पायलट। तो एक ऐसी स्थिति में हम अपने 2 जहाज़ को उड़ा रहे थे और उनको कंट्रोल करते हैं कि एक जहाज़ जो आता है उसको एक दुश्मन का जहाज़ माना जाता है और वो आके हमें अटैक कर रहा है, शोर से आते हैं, और हम अपने जहाज़ को इस तरह से पोजीशन करते हैं कि जिससे कि वो दुश्मन के जहाज़ को हमारा जहाज़ नहीं दिखाई दे और हमारे जहाज़ को दुश्मन का जहाज़ दिखाई दे, और हम उन पर मिसाइल्स या गोलियां दाग सकते हैं। तो वो एक्सरसाइज कर रहे थे उस समय। बहुत ही बड़ा एक स्कॉल आया। स्कॉल यानी कि बहुत ही बड़े घने घने बादल आए, और वो बादल और इतने, और वर्षा शुरू हो गई। और ये जो सी हैरियर्स होते थे उनका एंड्योरेंस होता है 45 मिनट। तो 45 मिनट में वो उड़ते हैं, उनकी स्पीड होती है लगभग 300 मील प्रति घंटा और स्पीड में होते हैं। और ये तो जब ये दोनों उड़ रहे थे, जब लगभग 20-25 मिनट हो चुके थे और वो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ा, ये बहुत वर्षा और ये घने काले बादल आए और वो अचानक ही आए। तो उसमें जो कंट्रोलर था, रडार जो डायरेक्शन ऑफिसर, हमारी टीम बैठती थी उसमें, एक कंट्रोल करता था और एक स्टैंड बाई। तो जो कंट्रोल कर रहा था वो उनके रडार स्कोप में पूरा ब्लैंक हो गया और उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जी, कनेक्शन नहीं। कनेक्शन तो कम्युनिकेशन था, लेकिन वो जहाज़ कहाँ पर है और जो रडार पे जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा था। अच्छा जी। तो मैं स्टैंड बाई पे बैठा था उस समय। तो उन्होंने 5 मिनट चले गए, लेकिन कोई ये रडार स्कोप पे कोई दिखाई नहीं दिया। तो समय भी बीत रहा था और उनका एंड्योरेंस भी ख़त्म हो रहा था। तो हमें उनको बुला रहे थे, लेकिन उनको हमारा जहाज़ नहीं दिख रहा है और वो एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो तो कुछ उस समय मैं तो ये कहूँगा कि ईश्वर की कृपा है, मैंने कुछ कंट्रोल्स लगाए एक ही, और वो मुझे दिखे लगभग 35 मिनट पे। फिर उनको मैंने कंट्रोल में लिया और वो भारी वर्षा हो रही थी, उनमें उनको अपने जहाज़ के पास लेके आए, लेकिन उनको फिर भी लगभग 300 फीट पे भी जहाज़ नहीं दिख रहा था। हाँ, फिर उनको हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो मास्ट था वो 145 फीट होता है, उस पे उनको वो 200 फीट के नीचे लाए, तो तब उनको दिखाई दिया। और तब तक 42 मिनट हो चुके थे। फिर जस्ट 1 मिनट पहले 44 मिनट पे उनको लैंड किया जी। और वो बच गए, नहीं तो वो पानी में चले जाते और हमारा लॉस हो जाता। तो अभी भी जब वो 2 पायलट थे वो भी मिलते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा बेशक आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं, बस तो ईश्वर का धन्यवाद है कि हमें ऐसा मौका मिला। सर, जब आप ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, जब आप उन क्षणों को जी रहे होते हैं, तब डिसीजन मेकिंग वाली जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप ऐसे क्षणों में जहाँ पर अगर आपने कोई भी एक गलत कदम उठा दिया तो परिणाम बिल्कुल विपरीत हो सकते हैं। तो ऐसे समय पर आप अपने जो भी डिसीजंस रहते हैं आप उन्हें कैसे लेते थे उस वक्त पर, जब जैसे आपने अभी जो एक्सपीरियंसेस हमें दिए? तो सही में तो इसके लिए ट्रेनिंग और प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है।
और यही हमारे ट्रेनिंग में है। जी। और इसीलिए आपने जो बताया ना, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स स्ट्रिक्ट होते थे तो बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रशिक्षण बहुत अच्छा होता है। और जो हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनको हम इस तरह से कर लेते हैं कि किसी भी क्षण में ये मानसिक शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि सही सही उत्तर आने चाहिए। जी। तो डिसीजन उसमें और ज़्यादा तो बहुत महत्वपूर्ण है कि शांत रहना है, मन को शांत रखना। और अगर हम मन को शांत रखेंगे तो निर्णय भी सही निकलते हैं। तो ज़्यादातर किसी को ये कहते हैं कि जब ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं तो अनलेस उसको ज़्यादा जानकारी हो तो कोई दूसरा उसमें दखल नहीं देता। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जितनी शांति से विचार करेंगे उतने अच्छे। तो सही समय पे सही उत्तर भी मिल जाते हैं या सही मार्गदर्शन भी आता है अपनी तरफ से। जी सर, आप लोग के जो निर्णय रहते होंगे वो काफ़ी कैलकुलेटेड रहते होंगे, है ना? तो इसमें मुझे ये जानना है कि क्या इसमें आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करता है? सही, बहुत मदद करता है। और वो इंट्यूशन आता है हार्डवर्क से, एक्सपीरियंस और हार्डवर्क के बाद एक्सपीरियंस आता है। तो पहले तो मेहनत करनी पड़ती है और वो बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मुझे हमेशा स्वामी विवेकानंद का एक तीन सीक्रेट्स याद आती हैं। वो बताते हैं कि 3 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस हैं। उसमें पहला है हार्डवर्क, दूसरा है हार्डवर्क और तीसरा है हार्डवर्क। तो ये बहुत ही जी सर, जब आप ऐसे ऑपरेशंस को जब आप लीड कर रहे होते हैं तब आपके दिमाग में ये डिसीजंस लेते वक्त कभी ऐसे विचार आते हैं कि डू और डाई वाली सिचुएशन है? डेफिनेटली आते होंगे। तो आप ऐसे टाइम पर, आपने कहा कि जब आप शांत रहते हैं तभी आप सही निर्णय पर आ पाते हैं, लेकिन सिचुएशंस कई बार हमारे हाथों के बाहर इतनी रहती हैं कि शांत रहना हर एक व्यक्ति के स्वभाव में वो नहीं होता है। तो ये चीज़, ये क्वालिटी आपकी पर्सनालिटी में कैसे आई? सही में तो ये स्कूल में और थोड़ी सी घर में धार्मिक वृत्ति और बीच बीच में अध्यात्म की जानकारी इसमें। और मैं ये भी कहूँगा कि जो एक्सपीरियंसेस, ये जो अनुभव मिले, हर एक अनुभव में कुछ सीखने को मिला। और ये सही और ये था कि सभी किसी न किसी से, जो भी हमारे साथ में थे या रिलेशनशिप में हैं, उनसे कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है, क्योंकि सभी से कुछ सीखने को मिलता है। तो एक और अनुभव मैं इसमें सुनाऊंगा जो बहुत ही आपको मीन्स ये था, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था INS निरीक्षक का। वो था 2003 में। वो मीन्स वो तो 2003 में मैं पहले INS गंगा में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, सेकंड इन कमांड। वो एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड। तो उधर से मेरा तबादला आया था इसमें INS निरीक्षक के लिए तैयारी के लिए। वो मार्च 2003 का समय था। और उस समय मार्च में INS विराट फिर से आया है। वो उनका एयरक्राफ्ट ऑपरेशन चल रहा था गोवा के उधर समुद्र में। तो जब वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर सीकिंग वो लैंड करने के लिए जा रहा था INS विराट पे, लैंड होने से पहले ही उनके टेल रोटर में कोई खराबी आ गई और वो हेलीकॉप्टर पानी में डूब गया। और 70 मीटर की गहराई थी उधर, और वो डूब गया। भाग्य के कारण तो वो जो उसमें जो पायलट और वो जो ऑब्जर्वर्स थे वो सब बच गए, पर लेकिन हेलीकॉप्टर पानी में ही चला गया। और ऐसा था कि उसको ढूंढना भी ज़रूरी था, क्योंकि पता चले कि क्या खराबी थी। तो निरीक्षक को उसमें बताया गया, तब मैं कमांड में नहीं था निरीक्षक के, मैं तब समय गंगा में था। तो उनको बताया गया कि जाके इस हेलीकॉप्टर को खोजो पानी में और फिर उसका देखेंगे कहाँ क्या करना है। तो वो गए देखने के लिए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन 3-4 दिन, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाए। और उनके जो ऑपरेशनल जहाज़ में कुछ ऑपरेशनल डिफेक्ट्स थे, और 3 महीने से जो जहाज़ बम्बई का था लेकिन वो कोचिन में था और कुछ ऑपरेशंस के लिए उधर तैनात था।
और उसके कारण और उस जहाज़ में थोड़ा सा डीमोटिवेशन था मीन्स टीम में, और वो कार्य नहीं कर पाए, वो ढूंढ नहीं पाए। तो वो जहाज़ वापस मुंबई में वापस बुला लिया कि उनके जो तकनीकी डिफेक्ट्स थे उनको सुधार दिया जाए या ठीक कर दिया जाए और उसके बाद हो जाएगा। तब वो आए तो तब मुझे ये तो जब भगवान ही कुछ ऐसे मौके देते हैं, मुझे बताया गया कि आप इसका कमांड संभालो इस जहाज की। तो मुझे एक दिन में मिला कि जाके उसका कमांड लीडरशिप रोल में मिला है। जाके देखा तो उस शिप में 5 बड़े बड़े डिफेक्ट थे जिनको सुधारना था। 2-3 दिन हमने प्रयत्न किया कुछ करने के लिए। तो वो डिफेक्ट्स क्या थे? डिफेक्ट्स एक तो उनका एक डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम जो है उस जहाज़ को, वो एक सबमरीन रेस्क्यू वेसल था और उसमें सैचुरेशन डाइविंग भी करते हैं, जो कि अगर 70 मीटर गहराई पे जाके गोताखोरी करनी है तो ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि हम अभी बैठे हैं 1 एटमॉस्फेयर पे, और जैसे ही हम पानी में जाएंगे और 10 मीटर नीचे जाएंगे तो वो 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा प्रेशर, और उसमें हमारे कान के पर्दे भी फट जाएंगे। फिर अगर 20 मीटर पे जाएंगे तो वो 3 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ऐसे करके 10-10 मीटर पे वो इतनी जो प्रेशर है पानी का बढ़ता जाता है। तो 70 मीटर पे आप समझ सकते हो कि कितना प्रेशर होगा। पर एक सैचुरेशन डाइविंग करते हैं जो उस शिप में, तो उसको एक डाइवर्स जाते हैं चैम्बर्स में, और चैम्बर में जाके उनको 70 मीटर की डेप्थ पे ले जाया जाता है, और फिर उसमें उनकी जो ट्रेनिंग होती है उनके कारण, और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है ये मैरीन कमांडोज में जो होते हैं, जो सैचुरेशन डाइवर्स होते हैं, सैचुरेशन डाइवर्स, उनको वो जाके फिर 70 मीटर या किसी भी गहराई पे हैं वहाँ वो पानी में निकल के कार्य कर सकते हैं। पर लेकिन लिमिटेड होता है, क्योंकि उसमें हिलना आसान नहीं होता है, पूरा इक्विपमेंट साथ में होता है और ये उसमें करना पड़ता है। तो उस जहाज़ को के साथ है, तो ऐसे एक तो, पर उसको जहाज़ पानी में आपको पता है लहरों और ये जो वेव्स के कारण हिलता है, तो अगर एक उसमें से वो बेल नीचे जाए तो वो भी हिलेगी उसके कारण। तो उसको एक जगह पे एकदम स्टेबल रखने के लिए डायनामिक पोजीशन सिस्टम होती है, जो जीपीएस वगैरह के साथ एक जगह पे उसको होल्ड करती है, और विंड्स एंड वेव्स से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो ख़राब थी जो मेन इक्विपमेंट है, मेन डिफेक्ट है। फिर आगे और ऐसे करके इंजन में कुछ खराबी थी, आगे एंकरिंग सिस्टम में खराबी थी, तो इस तरह से था। तो और ये समय था कि उधर भी मौसम ख़राब हो रहा था बाहर, और वो हेलीकॉप्टर डिच होके लगभग 7 से 8 दिन हो चुके थे। तो अभी हमें जब मैं वो जहाज़ का कमान मैंने संभाली, तो सबसे पहले उनसे पूछा कि क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को इस कार्य करने में। तो उन्होंने बोला कि हमें तो किसी को 3 महीने से किसी को छुट्टी नहीं मिली है, और कई घर में अपने मिले नहीं हैं, तो सबका मोराल एकदम ख़राब, ये ठीक नहीं है। तो मैंने बोला कि अच्छा, जिसको भी छुट्टी जाना है चले जाओ जी सबसे पहले। तो उसमें से हमारे पास 90 जो स्ट्रेंथ थी उसकी, तो उनमें से 25 लोगों ने बोला कि उनको छुट्टी जाना है। तो हमने कहा 25 को बोला जाओ, खुशी से जाओ। जी जो बेसेट थे उनके जो HODs थे उनको बोला कि क्या आप संभाल सकते हो? उन्होंने बोला हम ज़रूर संभालेंगे पूरी तरह से। मैंने कहा बहुत अच्छा, फिर तो कोई। फिर हमें ये भी बताया गया कि आगे जब जाके कि अभी जो हमारे कमांडर इन चीफ थे और उनके नीचे थे, उन्होंने बोला कि आप कहीं तो किसी स्पेशलिस्ट को अपने साथ लेके जाइए। पर मैं अपने जहाज़ में गया था, अपने ऑफिसर्स और उनसे मिला था, तो मैंने कहा कि नहीं, जब हमारे जहाज़ में सभी तरह के स्पेशलिस्ट हैं तो और किसी को ले जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है उसका उत्तरदायित्व कम हो जाएगा और उसके उस पर विश्वास नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो अपनी टीम पे पूरा विश्वास है, भरोसा है, तो इसलिए तो उनको भी मैंने किसी को नहीं लिया अपने टीम में। और फिर हम गए, तो ये जो इंसिडेंट हुआ था हेलीकॉप्टर डिचिंग का, वो 23 मार्च को हुआ था,
2 अप्रैल को मैंने कमान संभाली, 5 तारीख को हम फिर सेल कर गए। तो जो डिफेक्ट्स थे वो नहीं रेक्टिफाई हुए थे, तो हमने कहा कि इसको हम अपने आप सुधारेंगे। तो एट सी इस टीम ने मिलके वो डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं कर पा रहा था, उन्होंने वो ठीक कर दी। अच्छा। हाँ, जाते जाते रास्ते में वो किया। फिर तो टीम तो ये थी, तो हमने फिर जाके 5 तारीख को उधर ढूंढा, नहीं मिला हमें कुछ, क्योंकि वो जो सैचुरेशन डाइविंग करते हैं, शिप को एक जगह पे रोकते हैं डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम से, फिर वो बेल नीचे लोअर करते हैं, फिर वो डाइवर बाहर निकलता है, वो सिर्फ 10 मीटर जा सकता है। फिर 10 मीटर से आगे जाके फिर जहाज़ को हम 20 मीटर आगे बढ़ाएंगे, फिर वो बाहर निकलेगा फिर 10 मीटर देखेगा, जिससे कि ओवरलैप भी रहेगा और पूरी को ठीक तरह से छानबीन करके देख सकेंगे। नहीं तो और समुद्र में 10 मीटर कुछ नहीं है, आप देखोगे। तो इस तरह से हमने एक दिन पूरा खोजा, नहीं मिला। दूसरे दिन भी खोज रहे थे, नहीं मिला। तो तीसरे दिन सही ये कहते हैं कि परमात्मा की ये 6 सेंस मिलती है जो, तो उसमें मुझे पता चला कि मैंने सोचा इस तरह से जो एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, कि इस तरह जहाँ हमने खोजा है उसकी दूसरी जगह देखते हैं अभी जी। तो दूसरे दिन शाम को जब हमने देखा तो हमें वो पूरा हेलीकॉप्टर का मिल गया। तो हमने उसे रोका उसको, और फिर उसको कनेक्ट करना। वहाँ पर जहरीले सांप भी होते हैं पानी में, और ये डाइवर्स को नीचे भेजा सुबह सुबह। हमें ये बताया गया था कि जब ये आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा तो आपको उसका वीडियो लो, फिर हमें हेडक्वार्टर्स में भेजो, फिर हेडक्वार्टर्स में टीम बताएगी कि क्या करना है। पर हमने देखा जब ये हेलीकॉप्टर मिल गया, वीडियो देखा, फिर हमने टीम से परामर्श किया कि क्या हम कर सकते हैं इसको। तो सबने कहा हम कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, और हमारे पास ये है। जबकि कभी इससे पहले ऐसा इस हेलीकॉप्टर को कभी नहीं लिया, सैल्वेज नहीं किया था। पर हमने एक अच्छा प्लान बनाया टीम के साथ, और हमने फिर हेडक्वार्टर्स को उस समय मैंने यही निर्णय लिया कि हम कर रहे हैं अपने आप, क्योंकि जब तक हम हेडक्वार्टर्स में बताएंगे फिर जाएंगे और 2-3 दिन चले जाएंगे इसी तरह। तो हमने फिर अगले दिन सुबह 7 तारीख को काम शुरू किया। डाइवर्स ने नीचे गए, और उनको जब हम बात करते हैं उस 70 मीटर में, तो जब जिस तरह हम एक एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हैं उस तरह की आवाज़ उधर नहीं सुनाई पड़ती। तो उनको प्रश्न ऐसे पूछने पड़ते हैं कि उसका उत्तर या तो हाँ या हो या ना हो, वन वर्ड। तो जब हाँ है तो वो हाँ बोलेगा, ना बोलेगा तो उससे तो हम उसी तरह से बात कर सकते हैं। तो उस तरह से उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, और धीरे धीरे करके फिर उन्होंने लगभग 5 घंटे लगे हमें वो उसका जो हेलीकॉप्टर का जो मेन रोटर हेड है उसको कनेक्ट करने के लिए, जिस पर पूरा वज़न लिया जाता है। और उस जहाज़ का वज़न होता है 12 टन, और वो एक क्रेन से हमें उठाना था, और क्रेन जहाज़ के ऊपर थी, और उस क्रेन से अगर नीचे जाएगा तो पहले तो उसकी हाइट थी लगभग 20 मीटर, और वो 70 मीटर नीचे, बिल्कुल। तो 90 या 100 मीटर नीचे से चीज़ उठानी है, तो उसका जो फलक्रम होता है वो भी बहुत है, तो जहाज़ भी टॉपल हो सकता है। पर हमने वो धीरे धीरे करके उसको उठा के उस दिन वो पूरा का पूरा जहाज़ अपने जहाज़ पे लेके आए, और वो पूरा एक सैल्वेज हुआ। और उस टीम को, जो टीम कुछ दिन पहले गई थी और वो कुछ असफल रही थी, लेकिन अभी सफल होके आए, तो और उसी टीम ने काम किया वो पूरा, और वो एक उनके लिए बहुत अच्छा था। वो जो दो जहाज में जो डाइवर्स थे, गोताखोर थे, उनको नौसेना मेडल गैलेंट्री मिला, और लोगों को बहुत कमेंडेशंस मिली, और ये एक जहाज के लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जी सर, आपके जो सीनियर्स रहे होंगे उन्होंने आपको अप्रिसिएशन दिया होगा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था जब आपने उन्हें बताया? जब हम आए और उनको दिखाया तो पहले तो उन्होंने ये जहाज़ देखा जो हेलीकॉप्टर था, उसको देख के बोला कि इसको तो हम फिर से उड़ा सकते हैं, क्योंकि उसकी इतना तो, और उस हेलीकॉप्टर को अभी एक डिस्प्ले पे भी रखा गया है तब से 2004 कोचिन में। तो और ये थी कि भारतीय नौसेना की एक क्षमता
कोई इसने सफल में करने में ये जो कार्य हुआ था उसे ये सेटिस्फैक्शन मिला कि ये क्षमता है। सर आपने जो हमें एक्सपीरियंसेस बताए, जितने भी अनुभव थे, आपने तमाम क्षेत्रों में या फिर यूँ कहूँ कि नेवल फोर्सेस में ही आपने अलग-अलग एक्सपीरियंसेस को देखा, करीब से उन्हें जाना, उनमें सॉल्यूशन ढूँढा, जितनी भी चुनौतियाँ थी उनको पार किया। एक सवाल है कि इतने तमाम अनुभवों के बाद कोई ऐसी चीज़ आपके दिमाग में, कोई ऐसा विचार जो आपको लगता है कि ये भी किया होता, या फिर आपको जो लगता है कि अभी ये करना बाकी है? एक्चुअली ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बाकी है, क्योंकि एक और इसमें एक्सपीरियंस था जो मैंने बताना चाहिए आपको। कि वही जहाज़ निरीक्षक, उसके बाद हमें था कि वो सबमरीन रेस्क्यू वेसल है जी। और और उसका रोल है कि अगर पनडुब्बियाँ जो हमारे देश के लिए एक पोटेंट वेपन है, क्योंकि जिस देश के पास ज़्यादा पनडुब्बियाँ हैं वो समुद्र में वो एक सी डिनायल कर सकते हैं। और तो अगर उस पनडुब्बी में कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए और वो अगर फेल हो गई और हो गई तो, और वो अगर वो सरफेस नहीं कर सकती, तो उनमें जो हमारे नौसैनिक हैं या नौवीर हैं उनको बचाना ये भी हमारा कर्तव्य है। और ये काम इस जहाज़ का था। लेकिन उससे पहले कभी भी इसका लाइव ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जहाज़ जो इसका रोल है उसको किया जाए। और उस जहाज़ के अभी सर्विस में 14 साल हो चुके थे। बहुत प्रयत्न पहले भी किए थे लोगों ने, उसमें था कि कनेक्शन हो गया था लेकिन कभी भी लाइव ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो वो हमने उस जहाज़ के साथ मिल के वो टीम ने हमने शुरुआत की, ट्रेनिंग की कि ये हम करेंगे। और फिर हम 6 महीने के बाद जो ये इंसिडेंट था, ट्रेनिंग करके पनडुब्बियों के साथ ये एक्सरसाइज की, हार्बर में की। उसको कहते हैं वेट मेटिंग, ड्राई मेटिंग, फिर वेट मेटिंग। और 50 मीटर की गहराई पे पनडुब्बी ने बॉटम किया और वहाँ पर हमने अपनी जो एक डाइविंग बेल थी जो लगभग 35 साल पुरानी थी हमारे पास, उसको उसके साथ कनेक्ट किया। एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और वैक्यूम से वो जो बेल होती है वो सबमरीन का जो हैच होता है, जो ओपनिंग होती है, उसके ऊपर लग जाती है और वो वैक्यूम क्रिएट करके वो एकदम फिक्स हो जाती है। और फिर उसमें वो बेल के अंदर 1 एटमॉस्फेयर होता है जी, बाहर 5 एटमॉस्फेयर है। बहुत डिफरेंस है। तो अगर कहीं पर भी लीकेज हो गया तो श्योर शॉट वो सबमरीन का भी डैमेज होगा और जो आदमी आ रहे हैं उनकी भी मौत हो जाएगी। तो उसमें हमने वो एक उसमें एक्सरसाइज की और उसमें पहली बार वो सबमरीन का हैच खोला गया और सबमरीन से पहली बार लाइव ट्रांसफर में एक हमारे जो एक नौवीर थे वो निकले
और बेल में लेके हम उनको बाहर निकाल के लेके आए। तो ये भी मीन्स इतिहास में भारतीय नौसेना के पहली बार था। अच्छा तो इसमें जी तो ये भी करने का मौका मिला। तो इस तरह के और भी आगे भी बहुत बहुत से और अनुभव आए हैं। जी तो उनमें हर एक में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जी ऐसा नहीं है कि एक अनुभव करने के बाद सब कुछ आ गया या कुछ और सीखने को नहीं है। अभी भी कुछ भी करेंगे तो और नए नए अनुभव आएंगे और नया कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक जो सिचुएशन होती है वो अलग होती है। बिल्कुल तो उसमें अलग तरह की तकनीक की ज़रूरत होती है। स्पेशलिटी एक्सपर्टीज़ जो चाहिए वो अलग अलग ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ तमाम जो भी चुनौतियाँ आई नेवी ने हमारी इंडियन नेवी ने जो भी फेस की उसमें आपने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये मैं कंक्लूड कर पा रही हूँ। बिल्कुल सर, एक ये मॉडल रखा है और हमारे दर्शक भी इसको देख पा रहे होंगे, तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए और जो भी इसकी स्पेशलिटी हो या फिर ये कैसे फंक्शन करता है प्लस इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये तो INS विक्रमादित्य है का मॉडल है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जी और ये एक पावर प्रोजेक्शन के लिए देश के समुद्री सुरक्षा में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। इस समय पे भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जो इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड है। जी हाँ, तो इनसे अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जी और बड़े हैं। चीन अभी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रही हैं, उनके पास 2 ऑपरेशनल हैं, तीसरा उनकी ट्रेनिंग चल रही है और चौथा भी बन रहा है। और उनका ध्येय है कि 10 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे 2050 तक। और उस तरह से UK के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रांस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये सब एक पावर प्रोजेक्शन और हमारे सी पावर को प्रोजेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट है। हमारे जो समुद्री सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है, और क्योंकि इसमें एक समुद्री सुरक्षा में एक रूल है, आप अगर जानते हो कि 60, 70, 80, 90 और 100 का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें से 66% जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो समुद्र के पास मिलते हैं जी पूरे पृथ्वी पे। और आप सबको तो ये पता ही है कि हमारे 70% पृथ्वी पे पानी जल है और 80% जो हमारी जनसंख्या है वो समुद्र के किनारे, तट के किनारे 200 किलोमीटर के सीमित में रहती है पूरे संसार में। और जो समुद्री व्यापार होता है 90% समुद्र से चलता है। जो व्यापार है हमारे पूरे वो 90%। और जो हमारा जो डेटा केबल है अभी ये इंटरनेट का लगभग 100% वो सबमरीन केबल में समुद्र से ही आता है जी। तो इतना महत्व है हमारे मैरीटाइम एनवायरनमेंट का। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो समुद्री सुरक्षा और हमारे देश के लिए एक सॉवरेन टेरिटरी है, क्योंकि ये जो एक टेरिटरी है ये भारत की टेरिटरी है और ये जहाँ जाती है उसके 300 मील अराउंड जो इसके जो वेपन्स जो हैं लड़ाकू जहाज, वो 300 मील से 500 मील तक दूर जा सकते हैं। तो वहाँ तक वो समुद्री सुरक्षा करवाते हैं और वो अपना सी पावर प्रोजेक्ट करते हैं। तो जो एक तो समुद्री व्यापार और हिंद महासागर या कहीं पर भी ये जहाँ पर जाएंगे वहाँ ये इंडियन सॉवरेंटी को दर्शाते हैं और जो हमारे व्यापार की सुरक्षा कर सकते हैं। और ये इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि जहाँ पर भी है देशों में जब अगर कोई भी भिन्नता होती है तो आर्म फोर्सेस की माइट पर देखा जाता है जी। जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है उनकी बात सुनी जाती है। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है कि हमें अगर हमारे देश की प्रगति हो, आर्थिक प्रगति हो, और वो बहुत ज़रूरी है,
और उसके लिए हमारे लिए जो हमारा व्यापार अगर 90 से ज़्यादा प्रतिशत समुद्र से आ रहा है, बिल्कुल तो वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करना तो आवश्यक है। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अपने दूसरे जहाज़ों के साथ ये हमें प्रदान करती है जी। और ये और भी देती है कि हमारे देश को मैरीटाइम सिक्योरिटी या समुद्री सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे कि कोई भी दुश्मन या कोई भी ऐसे जो देश हैं जो हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे उनसे बचाने के लिए। सर सिक्योरिटी वाला जो एस्पेक्ट आपने टच किया, ये मैं अगले सवाल में आने वाली थी और उसके बीच में एक सवाल मेरे दिमाग में रहे कि इन एयरक्राफ्ट्स को या फिर जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चर उनके बनने में कितना समय लगता है और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? जहाज जो शिप्स हैं जी। उनको बनने में लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं। उसको आजकल जो हमारे शिपयार्ड्स में बनाए जाते हैं अभी उसको कम करके हम 6 साल 4 साल में भी बना रहे हैं छोटे जहाज, और बड़े बड़े जहाज 6 से या 4 साल में बना रहे हैं। हेलीकॉप्टर जो विमान रहते हैं उनको बनाने में भी लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं। तो ये तो समय लगता है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि जितना जल्दी बना सकते हैं और इसमें आत्मनिर्भरता रहे, जिससे कि ज़्यादा कुछ हम खुद बना सकें। जी सर, वर्तमान में भारत में समुद्री सुरक्षा के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है? हमारी रणनीति तो सबसे बेहतर है कि हमारा देश एक शांतिपूर्ण देश है और हम एक यही देश है जिसके नाम पे एक सागर है, हिंद महासागर या इंडियन ओशन। बिल्कुल। और इस हिंद महासागर में रीजनल स्टेबिलिटी और शांति, हाँ, यानी स्थिरता और शांति प्रदान करना भारतीय नौसेना का सबसे पहला महत्वपूर्ण ध्येय है। और ये इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर शांति रहे और लगभग हिंद महासागर में 1 लाख से ज़्यादा समुद्रपोत चलते हैं, उतना व्यापार इधर से और गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ से साउथ चाइना सी की तरफ जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी को भी मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है। और उसके लिए हमें चाहिए कि शक्ति, तो मैरीटाइम पावर चाहिए होता है, जहाज चाहिए हैं, और इनसे कि हम जहाँ पर भी एक्टिविटी ज़्यादा होती, मैरीटाइम एक्टिविटी, उधर हमारे जहाज़ तैनात होने चाहिए। हाँ, तो इसके लिए जहाज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और बिल्कुल सर, आपने बीच में कई बार उल्लेख किया आत्मनिर्भरता का। सो वी वुड लाइक टू नो इफ़ वी लुक एट द ट्रेंड्स ऑफ आवर कंट्री, तो सिंस फ्यू ईयर्स और सिंस अ डिकेड हम आत्मनिर्भरता पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। सो एज अ कमांडिंग और द लीडिंग ऑफिसर जिन्होंने आत्मनिर्भरता में इंडियन नेवी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया, आपका आत्मनिर्भरता पर आपके क्या विचार हैं या फिर क्या एक्सपीरियंस है और वर्तमान में इंडिया किस लेवल पर है? भारतीय नौसेना में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता का काम बहुत पहले शुरू हो चुका था जी। 1961 में सबसे पहले एक INS अजय शिप गार्डन रीच शिपयार्ड ने बनाई थी। तो एक छोटा शिप जहाज़ था, पर ये पिछले 10 साल में हमारे जो गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही ज़्यादा जोर और एक क्लैरियन कॉल की तरह दिया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया जी। उसके कारण आत्मनिर्भरता पे, और 2020 जब कोविड आया उसके कारण भी और भी इसको बहुत ही जोर पकड़ा। तो ये आत्मनिर्भरता अत्यंत ज़रूरी है। हमारे नौसेना में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पे तो पहले ही देते थे, पर लेकिन इसके कारण हमें इतना उसका प्रोत्साहन मिला कि हम जहाज़ जो बना रहे हैं, हमने अभी लगभग इस समय पर
66 जहाज में से 64 जहाज भारतीय शिपयार्ड्स में बन रहे हैं। तारीफ़ काबिल। हाँ, सिर्फ 2 जहाज बाहर से आ रहे जी। हैं। तो इस तरह से हमने इस पर प्रगति की है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा मौका मिला कि 2005 में मैं डायरेक्टरेट ऑफ नेवल प्लान्स में था। उससे पहले भी 1997 98 से 2000 में डायरेक्टरेट नेवल प्लान्स में था। पर 2005 में मैं अपना प्रशिक्षण करके आया था स्टाफ कॉलेज, और उधर मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान जो 2005 से 2022 के लिए हमने बनाया था, उसमें हमारी समुद्र क्षमता, जहाज और स्वदेशीकरण पर कि किस तरह से हम खुद अपने जहाज बनाएं। और वहीं जाकर मुझे, जब मैं 2021 में वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बना जी, तो उसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए 2022 से 2037 का प्लान बनाया कि पिछले अभी 17 साल और 15 साल आगे का पूरा जो मार्गदर्शन है वो बनाने का मौका मिला। जिससे तो उसमें एक चीज़ बताऊंगा कि 1999 में मैं डायरेक्टरेट ऑफ नेवल प्लान्स में था। वहाँ सबसे पहले हमें ये सैंक्शन मिला था कि INS विक्रांत के डिज़ाइन की शुरुआत करने का, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का, और वो हमने फॉलोअप किया था पूरे नौसेना ने। और वो शुरुआत हुआ, फिर मैं 2005 में डायरेक्टरेट नेवल प्लान्स में था, उसमें भी हमने पुश किया था सभी ने इनसे और तरह के डायरेक्टरेट्स में। और 2021 में जब वाइस चीफ बना तो वो लगभग कंप्लीट हुआ था, और 2022 में इसकी कमीशनिंग हुई। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो 76% इंडिजिनसली मेड है जी, और उसमें 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से जो उसमें जो आइटम्स हैं वो बनाए गए हैं देश के। जी, और उसकी जो ये केबलिंग है और जो वो भी इंडियन है, और वो कन्याकुमारी से वाराणसी तक उतनी लंबी केबल उस जहाज़ में है। तो इस तरह के ये काम किए। तो ये तो एक कार्य हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमीशन किया। उसके बाद हमने एक स्कीम बनाई थी कि इनोवेशन पे एक स्वावलंबन, उसमें भारतीय नौसेना ने ये चुनौतियाँ ली थी जो हमने प्रधानमंत्री के आगे रखी थी कि 75 चैलेंजेस, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव था जी, तो उसके कारण हमने 75 चैलेंजेस, चुनौतियाँ लॉन्च करवाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और वो जुलाई 2022 में इनको चैलेंज किया कि ये क्या 75 चुनौतियाँ थी कि 75 नई तकनीकी या न्यू इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज़ एक साल के तहत हम देश में लाएंगे और अपने आर्म फोर्सेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वो चैलेंजेस लॉन्च हुए जो जुलाई 2022 में। तब मैं वाइस चीफ था, तो हमारी टीम जो थी उनकी आइडियाज़ थी उनको हमने पुटअप किया। फिर उसके बाद छोटी सी टीम थी, एक नेवल इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे नीचे काम करती थी, और एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल था। तो हमने अपनी जो MSME स्टार्टअप्स इंडस्ट्रीज़ को कांटेक्ट किया, उनको बताया कि हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। तो उसके लिए जुलाई से हमने जब शुरुआत की लॉन्च होने के बाद 2 महीने में हमने अपने देश में सब जगह फैलाई है। तो हमारे सितंबर तक 1100 प्रपोजल्स आए हमारे पास, 1100 से। जी। और वो प्रपोजल्स को हमने फिर एग्जामिन किया रात दिन बैठ के। IIT दिल्ली में हमने अपनी टीम बिठाई थी, रात दिन बैठ के उनकी मदद मिली, और सुबह से शाम तक वो प्रेजेंटेशंस लेते थे उन सबसे, क्योंकि 1100 प्रपोजल सबको हमें देखना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि कुछ प्रपोजल्स बहुत अच्छे थे लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी, लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन अच्छी थी लेकिन प्रपोजल इतने अच्छे नहीं थे। पर उनको देख के उनमें से हमने को शॉर्ट लिस्ट करने थे, तो वो हमने किए। उसको शॉर्टलिस्ट करने के बाद 330 शॉर्टलिस्ट किए गए, और फिर नई नई टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा दिया। उनको जो इंडस्ट्री और ये थे उनको हमने
इस तरह से किया कि वेंडर और बायर रिलेशनशिप नहीं किया, उसको बताया कि पार्टनरशिप, हमको उनको अपना पार्टनर बनाया और साथ साथ मिल के काम करना, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज़ वो ला रहे थे उनको हम भी मदद करते थे कि हमें इस तरह से चाहिए, उससे सिक्योर, और उसमें खासकर हमें ब्यूरोक्रेसी को नहीं जोड़ना था, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से मीन्स फाइल मूव करेंगे तब तक तो हर एक चीज़ का विलम्ब हो सकता था। तो ज़्यादातर प्रपोजल्स हम सुन लेते थे, टीम ऐसी बनाई थी कि उनको एम्पावर किया था कि सही दिशा में जा रहे हो तो आप निर्णय भी ले सकते हो, और वो हमें रोज़ इन्फॉर्म कर देते थे, कभी कभी फ़ोन पे इन्फॉर्म, कभी व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म, पर लेकिन सही तरीके से इन्फॉर्म कर देते थे और हमको ये भी अप्रूवल भी दे देते थे। तो उसके कारण जब 1 साल के बाद हमने उसका फिर से स्वावलंबन 2 हुआ, उसमें हमने 118 टेक्नोलॉजीज़ नई नेवी में लेके आए, इंट्रोड्यूस की और उनको हम जो उसमें से तो कई एयरफोर्स और आर्मी में भी इस्तेमाल हो रही हैं, कमर्शियल वर्ल्ड में भी इंस्टॉल हो रही है, और कुछ तो 10-12 तो वर्ल्ड्स फर्स्ट हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं बनी है। तो ये आत्मनिर्भरता पे हमें गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सपोर्ट दिया जी, हमारे रिसर्च एजेंसी ने और हमारी इंडस्ट्री ने जो बहुत अच्छा काम किया, और इससे ये साबित हो सकता है कि हमारे देश में बहुत काबिलियत है और आगे बढ़कर हम सही में 2047 में एक विकसित देश बन जाएंगे। और भारतीय नौसेना का तो ये ध्येय है कि जब 2047 में देश पूरा विकसित होगा, भारतीय नौसेना पूरी आत्मनिर्भर होगी। अरे वाह, बिल्कुल सर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपके जो भी ऑपरेशंस या फिर जो भी आप ऐसे प्रयासों में आप रहते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आपने शुरुआत में उल्लेख किया था छत्रपति शिवाजी महाराज का और उनका कंट्रीब्यूशन समुद्री तटों पर व्यापार और सुरक्षा में काफ़ी मजबूत रहा है। इन पर आपके क्या विचार हैं, उनसे आपने क्या क्वालिटी सीखी? छत्रपति शिवाजी महाराज तो ऐसे राजा थे और उनका जो नेतृत्व है वो सही में एकदम सराहनीय है। बिल्कुल, क्योंकि उनके जो गुण हैं उनमें से हमें थोड़े से भी मिल जाए तो बहुत हैं, क्योंकि उनके बहुत ही विशेष गुण हैं। उन्होंने मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले राजा थे जिन्होंने समुद्री तट सुरक्षा से और समुद्री व्यापार को संरक्षण देने के लिए एक नौदल का निर्माण किया। तो उन्होंने जहाज़ भी उस तरह से बनाए, और उनकी जो एक नीति थी, रणनीति थी, वो गनीमी कावा जिसको कहते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर। वो गुरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने ज़मीन पे तो इस्तेमाल किए थे, लेकिन समुद्र पे भी उसका इस्तेमाल हुआ था। तो ये एक सबसे बहुत ही, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नौसेना के जनक भी अगर हम कहें तो एकदम सही होगा। तो उनसे ये जो हमें इनकी जो क्वालिटीज़ थी, और ऊपर से सबको साथ में लाना, और स्वराज्य का जो उनका ये जो ध्येय था वो बहुत ही सराहनीय, और मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन, बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन था। तो ये जो ऐसे हमारे नेतृत्व वाले ऐसे जो लीडर्स हैं, इनको हमें इनकी जो हिस्ट्री है और इनके जो गुण हैं, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बेशक बेशक। सर, एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू नो what are those messages which you would like to deliver to all the youth जो कि एस्पायर कर रहे हैं, जो कि इस तैयारी में है कि वो आपकी तरह एक दिन सेवा में आ पाएँ और देश के लिए अपना भी योगदान दे सकें? मैं आज की युवा पीढ़ी को सबसे पहले यह संदेश देना चाहूँगा कि हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जी सर। मेहनत करना है, हार्ड वर्क इज़ एसेंशियल। पर आजकल की जो पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी सावी है, तो स्मार्ट भी हैं,
तो स्मार्ट वर्क भी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट इसी तरह की फोकस होना चाहिए, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें फोकस हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन बुराइयाँ भी बहुत हैं। तो बुराइयाँ से दूर रहिए और सिर्फ अच्छाइयाँ लीजिए। दूसरों से और सभी से सीखने की इच्छा रखिए। मीन्स ऐसा रहिए कि किसी से भी आप सीख सकते हो, छोटे या बड़ों से, क्योंकि उसमें जो हम्बलनेस होती है वहाँ सीखना मिलता है। और जो क्वालिटीज़ हैं, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी और टीम वर्क, इसको अपने में ज़रूर लाइए। जितना पहले से लाएंगे, और बाकी जो ज्ञान है उसको मेहनत से तो आ ही जाएगा। तो अगर ये जो एटीट्यूड या अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो सफलता हमेशा, सफलता और विजय आपके साथ रहेगी, और यह आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो मैं सभी दर्शकों को, हमारे सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि ये था हमारा 6वां पॉडकास्ट, जिसमें हमारे साथ अतिथि के रूप में थे गोरमाडे सर। और सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें समय दिया इतना। और इसी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी हमारे श्रोता हैं, उन्होंने जब सर की कहानियों को, सर के अनुभवों को सुना होगा तो निश्चित ही उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके अंदर भी देश के प्रति अपना योगदान देने की जो आग है, उसमें डेफिनेटली आपको एक वृद्धि मिली होगी। तो वी थैंक यू सर। साथ ही साथ हम सर की वाइफ संस्कृति मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैम ने हमें ऑफ कैमरा काफ़ी हेल्प की। और इसी के साथ मैं सभी दर्शकों से विदा लेना चाहूँगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।